करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है भारत की महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए, इसका तीसरा ट्रायल बस होने ही वाला है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त दे सकती है जो बहुत कम देशों के पास है। अगली खबर एविएशन सेक्टर से है और ये काफी गंभीर है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना ने एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर तो सवाल उठाए ही हैं, साथ ही एक पुरानी दुखद दुर्घटना की यादें भी ताज़ा कर दी हैं। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। एक बहुत बड़े देशव्यापी ऑपरेशन में फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल नेटवर्क्स पर शिकंजा कसा गया है। ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। और आखिर में हम नजर डालेंगे भारत और रूस के बीच चल रही एक बहुत ही अहम डील पर। यह डील है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लेकर। ये सौदा न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का भविष्य तय करेगा, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो चलिए अब अपनी टॉप स्टोरी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बात हो रही है भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से आ रहे बड़े अपडेट्स की। DRDO के चेयरमैन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका विजन क्या है। फोकस है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर, जैसे एरो इंजन, UCAVs और यहाँ तक कि क्वांटम टेक, AI और मशीन लर्निंग जैसी डीप टेक पर भी। जाहिर है मकसद है भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता को कम करना। अब ये कावेरी इंजन का मामला बड़ा दिलचस्प है। देखिए, LCA फाइटर जेट के लिए ये उतना पावरफुल नहीं है। LCA को चाहिए 83 से 85 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट और कावेरी देता है सिर्फ 72। लेकिन यही पावर लेवल इसे अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हमारे लड़ाकू ड्रोन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। ये भारत की ड्रोन कैपेबिलिटी में जो एक गैप है उसे भर सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो 2 कामयाब ट्रायल तो हो चुके हैं, तीसरा बस होने ही वाला है और उसके बाद इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। जैसा कि DRDO चेयरमैन ने खुद कहा है, ये सिस्टम सच में गेम चेंजर साबित होगा। सोचिए, एक ऐसी काबिलियत जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। और प्लान सिर्फ यहीं तक नहीं है, इस हथियार के कई वेरिएंट्स बनाने की तैयारी है। एक जो समुद्र से लॉन्च हो, एक जमीन से और एक हवा से। एंटी शिप वाला वर्जन तो लगभग तैयार है और लैंड अटैक और एयर लॉन्च्ड वर्जन पर भी काम तेजी से चल रहा है। मतलब भारत को एक बहुत ही वर्सेटाइल स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलने वाली है। चलिए अब रुख करते हैं इंटरनेशनल फ्रंट का। देखते हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दुनिया भर में कैसे मजबूत कर रहा है। इस ग्लोबल पुश को सपोर्ट करने के लिए देश के अंदर भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी को 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी अप्रूवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो खुद तेजी से फैसले ले सकती है। और नतीजा देखिए, कंपनी का एक्सपोर्ट 0 से बढ़कर 321 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भारत के ग्लोबल एम्बिशंस को पंख लगा सकते हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों में नहीं है। किर्गिस्तान के साथ खंजर नाम की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हो रही है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मेनिया का दौरा किया है ताकि सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। और तो और हमारी सारंग हेलीकॉप्टर टीम सिंगापुर एयर शो 2026 में परफॉर्म करने वाली है। तो चाहे काउंटर टेररिज्म ड्रिल हो या हाई लेवल डिप्लोमैटिक विजिट्स, ये सब भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट का सबूत है। अब आते हैं उस खबर पर जो एविएशन सेफ्टी से जुड़ी है और इसमें एक पुरानी दुखद घटना की चौंकाने वाली गूंज सुनाई देती है। हुआ ये कि एयर इंडिया के एक बोइंग 787 को जमीन पर ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंजन स्टार्ट करने के दौरान उसका फ्यूल कंट्रोल स्विच एक नहीं बल्कि 2 बार खराब हो गया। और ये बात इसलिए इतनी गंभीर है क्योंकि ये हमें 12 जून 2025 के उस भयानक क्रैश की याद दिलाती है। उस हादसे में भी शक इसी तरह के खराब स्विच पर गया था। सोचिए, उस फ्लाइट में टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकंड बाद स्विच रन से कट ऑफ पर चला गया था और 32 सेकंड के अंदर ही दोनों इंजन बंद हो गए और विमान क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि इस बार ये खराबी जमीन पर ही टेक ऑफ से पहले पकड़ में आ गई। एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। इस एक घटना के बाद अब पूरी बोइंग 787 फ्लीट में इमरजेंसी चेक्स शुरू कर दिए गए हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी में जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। चलिए अब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसमें हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो रीजनल थ्रेट्स पर नजर रखना और दूसरा देश के अंदर चल रहे फ्रॉड नेटवर्क्स पर बड़ी कार्रवाई। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीनी सरकारी कंपनी ने कतर में हाल ही में 2 लॉन्ग रेंज मोबाइल रडार दिखाए हैं। और ये कोई आम रडार नहीं है, ये वही सिस्टम है जो चीन की सेना यानी PLA अपने एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है। अब इन सिस्टम्स का मिडिल ईस्ट में दिखना रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से कई बड़े सवाल खड़े करता है और ये भारत के लिए भी एक अलर्ट है। वहीं देश के अंदर भारत की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक। इसके तहत पूरे देश में एक साथ 35 जगहों पर छापे मारे गए। इस ऑपरेशन का मकसद था उन नेटवर्क्स का भंडाफोड़ करना जो साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे थे। ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन था जिसने कई राज्यों में फैले क्रिमिनल नेटवर्क्स की कमर तोड़ दी। और आखिर में बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के भविष्य की और उसके एक पुराने और भरोसेमंद पार्टनर रूस के साथ चल रही बातचीत की। देखिए, एक तरफ तो भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ Su-57 फाइटर जेट की डील को लेकर भी एक्टिव डिस्कशन हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर Su-57 को इंडियन एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर के साथ कस्टमाइज किया जाए तो ये F-35 को भी टक्कर दे सकता है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, रूस के साथ पुराने रिश्ते और पश्चिम के साथ नई पार्टनरशिप दोनों को साधना। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ भारत आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल पार्टनरशिप भी मजबूत कर रहा है। तो सवाल ये है कि भारत की भविष्य की ताकत को क्या चीज़ डिफाइन करेगी, हमारी अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी या फिर विदेशी गठबंधन। ये एक ऐसा रणनीतिक चुनाव है जो आने वाले कई दशकों तक हमारी सुरक्षा की दिशा तय करेगा। इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।